हाँ, तो हम पढ़ाएंगे अब आप लोगों को संधि। क्योंकि संधि 3 प्रकार की हमारे यहाँ मानी जाती है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। स्वर संधि में, स्वर संधि के हम 5 भेद देखने को हमें मिलता है। वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि और अयात संधि। अब इसमें जो हमारे हिंदी वर्णमाला में 11 अलग अलग प्रकार के स्वर हैं, उन अलग अलग प्रकार के स्वरों का आपस में जब तालमेल बनता है तो किन नियमों के आधार पर नए शब्दों का निर्माण होता है, उसी के आधार पर इसकी अलग अलग कैटेगरियां बनाई गई हैं। जैसे वृद्धि संधि है, सब पहले हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि। इसका सूत्र ही है अका सवर्णे दीर्घा। हालांकि हिंदी में संधि को समझने और पढ़ने के समय आपको सूत्र को जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो इसलिए अका सवर्णे दीर्घा मतलब इसमें क्या होता है कि जब समान स्वर, जब एक समान स्वर, एक समान का स्वर मतलब कि एक जाति वाला स्वर, जैसे छोटा आ और बड़ा आ एक जाति के हैं, छोटी ई बड़ी ई एक जाति की है, छोटा ऊ बड़ा ऊ एक जाति की है। तो अब जब समान आ ई ऊ समान जाति का कोई स्वर आए और उसके तुरंत बाद उसी जाति का कोई स्वर दीर्घ या हर्ष हो। दीर्घ और हर्ष के बारे में आपको बता दें कि दीर्घ का मतलब होता है उसका बड़ा वाला रूप, जैसे बड़ा आ बड़ी ई, और हर्ष का मतलब होता है उसका लघु वाला रूप, जैसे छोटा आ छोटी ई। ठीक है, तो इसका ये नियम है कि जब किसी भी समान स्वर के बाद उसी कैटेगरी का समान स्वर आए, वह चाहे छोटी अवस्था वाला हो या बड़ी अवस्था वाला, तो उन दोनों के स्थान पे, एक के स्थान पे नहीं, उन दोनों के स्थान पे उसका बड़ा वाला रूप हो जाता है। जैसे बहुत सरल सा उदाहरण आप लोग जानते होंगे, विद्याधन आलय। अब जैसे आप लोग मैथ लगाते हैं तो जैसे 16/4 है, तो इसको क्या करेंगे, 4 चौक 16 करेंगे। तो जैसे 4 चौक 16 करने के बाद ये दोनों करके, ध्यान से सुनिए, ये दोनों करके और बचा हमारे पास क्या 4। तो ठीक इसी प्रकार संधि जब होती है तो ये अंतिम वाला और ये शुरू वाला स्वर दोनों मिलके किसी एक स्वर में तब्दील हो जाते हैं, दोनों मिलकर। तो अब जैसे यहाँ पे क्या बचा, वी दिया। आपको बताया था मैंने कि जब कोई स्वर हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आधा। तो विद्य हो गया, प्लस चाहे यहाँ बड़ा आ है, बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर क्या बना, बड़ा आ की मात्रा। तो अब विद्या में बड़ा आ लगाएंगे तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ क्या क्या बचा, इसको और इसको काट दिया तो ल और य, ल और या। तो इस प्रकार से संधि होकर आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि किस प्रकार से 2 स्वर होते हैं तो उनके हटने पे एक स्वर की मात्रा लग जाती है, उसका नियम भी तो पता होना चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे 4 चौक 16 करने पे दोनों का डिवाइड करने पे सिर्फ एक अक्षर बचा यहाँ पे 4 ना। ठीक इसी प्रकार से इन्हीं दोनों स्वरों को हटा के काट दिया जाता है और दोनों को मिलाकर एक नया स्वर बना दिया जाता है। और उस स्वर की जो मात्राएं होती हैं, जो मात्रा होती है उस स्वर की, उस मात्रा को प्रायः आप जान लीजिए कि कोई भी जैसे आधा अक्षर लिखा है, जैसे त्या है क्या, इसके बाद छोटा आ रहा है तो ये पूरा ता हो जाएगा तुरंत। इसका मतलब ये नहीं होगा कि ऐसे लिखा जाएगा ऐसा कोई स्वर थोड़ी शब्द नहीं लिखा जाएगा ना। तुरंत जो बाद वाला स्वर होता है वो पहले वाले व्यंजन से जुड़ करके उसको पूर्ण करता है। ठीक इसी प्रकार से इन दोनों स्वरों को हटाने से जो ये विद्या में आधा द्या हो गया था, ये बड़ा वाला आ ये द्या में लग करके बड़ा द्या बना दिया इसको इसने। हाँ, तो ये है हमारा क्या, दीर्घ संधि, अका सवर्णे दीर्घा। ठीक इसी प्रकार से आपको एक और दिखाते हैं गुण संधि। क्या, कौन सी, गुण संधि। गुण संधि में क्या है, जैसे कि मान लो अभी तक तो मैंने पढ़ा कि मान लो समान से समान स्वर, शांत रहिए। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जब समान श्रेणी के स्वर मिलते हैं तब क्या होता है। अब मान लो समान न मिलके असमान मिले, जैसे आ के बाद ई मिले, आ के बाद ऊ मिले, तब क्या करेंगे, तो उसका भी नियम है। उसका नियम किसमें लिखा गया है, गुण संधि में। इसमें अब जैसे कि हमारे पास असमान स्वर कितने बचे हैं अभी, 4। कौन कौन से, ए ऐ ओ औ ना, ए ऐ ओ औ बचा है और ई बचा है, ऊ 8 बचे हैं ना। तो 8 में से 4 का नियम गुण संधि में बताया जाता है और 4 का नियम यण संधि में बताया जाता है। ठीक है, अब इनको हम समझते हैं कैसे। जैसे मान लो
कि अब अभी तक हमने पढ़ा कि आ छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ के बाद अगर वही छोटा आ छोटा छोटी ई और छोटा ऊ आए तो क्या होगा। लेकिन मान लो अब कि आ ई ऊ के बाद कोई और स्वर आ जाता है तो क्या करेंगे। मान लो अब जैसे कि सबसे पहले आ को देखेंगे, आ या आ के बाद कोई भी असमान स्वर आए जैसे ई ऊ री, इन तीनों में से कोई आए तो क्या होगा। तो इन दोनों के अलग अलग नियम है। आ और ई मिलके क्या बनेगा, स्वर बताते वक्त आपको बताया था मैंने ना, आ और ई मिलके क्या बनेगा। जब आ और ई पढ़ा रहे थे भी बताया था ना यहाँ कि आ और ई मिलके क्या बनता है, आ और ऊ मिलके क्या बनता है, आ और ऊ मिलके आओ कि ओ ना। तो जब आ और ई मिलके ए बन रहा है तो आपको समझना चाहिए यण संधि। जैसे गणेश है, गण माने होता है समूह, ठीक है, देवता गण माने होता है। और ईश माने क्या होता है, भगवान, ठीक है। अब यहाँ लास्ट में कौन सा स्वर आ रहा है, कोई भी शब्द होता है अगर उसमें कोई मात्रा नहीं लगी है तो छोटा की मात्रा पहले ही लगी रहती है, मैंने आपको बताया था ना। तो इसका मतलब यहाँ क्या है, आ। और इधर कौन सा स्वर है, और आपको बताया था आ और ई मिलेंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा ना। तो मतलब ये कट गया और यहाँ का छोटा आ कट गया तो क्या मिला हमें, ए। अब हमारे पास शब्द क्या बचे, गण ए श, यही बचा ना। तो जब मैंने बताया था कोई भी आधा व्यंजन है तो बाद में अगर कोई स्वर हो तो वो तुरंत इसमें अपने मात्रा के रूप में जुड़ जाएगा, बताया था ना। तो इस प्रकार से क्या बनेगा। मामला ये नहीं है कि संधि कैसे होती है, संधि कैसे बनती है ये आपको एकदम अंदर से अगर आप जानते रहेंगे तो नए नए शब्द जब आएंगे आपके सामने तो आप अपने आप ही उन्हें जोड़कर बता लेंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो ये गणेश हो गया। आप जैसे मान लो इसका कोई उदाहरण बताओ गुण संधि का। कोई गुण जिसमें ओ की मात्रा लगती हो ऐसा कोई शब्द बताओ आप लोग। कोई शब्द नहीं हाँ हाँ आवेश नहीं, ओ की मात्रा जिसमें है। ओम तो ये हो गया अनुस्वार व्यंजन। हाँ आयोग अलग शब्द है, मतलब जिसमें दो अलग अलग शब्द मिलके बने हो। हाँ भोग भी एक शब्द है, संधि दो शब्दों से मिलके बनती है ना। यार शब्द नहीं मिल रहे तो इसका उदाहरण बताओ जल्दी से, कोई शब्द बताओ। संयोग, महोत्सव। हाँ महोत्सव, बहुत बढ़िया। जैसे देखो महा धन उत्सव है, उत्सव। अब इसमें कौन सा स्वर आ रहा है पहले, ऊ, और यहाँ पे तो आपको क्या बताया था, यहाँ पे आ और ऊ मिलेंगे तो क्या बनेगा, ओ बताया था ना। और आ और ई मिलने पे ये बताया था। तो आ और ऊ मिला तो यहाँ कौन सी मात्रा आ गई हमारे पास, ओ की। अब यहाँ हट गई तो ये महा जो है महा हो गया यहाँ, तो हमारे पास ओ की मात्रा आई तो इसमें ओ की मात्रा लगा दिया और बाकी शब्द जो बचे वही लिख दिया। समझ में आया ना संधि बनती कैसे है, जुड़ती कैसे है, ठीक है। एक संधि और बताएंगे तब तक तो हमें लग रहा है टाइम हो जाएगा। मान लो ये हो गया ना इसका। अब हम बता रहे हैं लोगों को यण संधि। यण इको यणाची इसका सूत्र है। यण संधि कैसे होती है, जैसे मान लो इसमें क्या है कि आ और आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ के बाद ई ऊ री, इनमें से कोई आए नहीं, ई ऊ री के बाद छोटा आ या बड़ा आ आए तो ई के स्थान पे या, ऊ के स्थान पे वा और री के स्थान पे रा हो जाता है। जैसे मैंने क्या अभी तक हमने पढ़ा कि आ और आ के बाद ई ऊ आए तो क्या होगा, लेकिन मान लो पहले ही ई ऊ आ जाए बाद में आ आए तब क्या होगा, तो उसके लिए बना यण संधि, है ना। तो यण संधि में क्या होगा कि जैसे इति धन आदि, अभी तक आ हमारा पहले आ रहा था, अब आ किधर आ रहा है, दूसरी तरफ। अब इधर कौन सा स्वर आ रहा है, तो ई, तो इतना छोड़ दिया, हमारे पास स्वर कौन सा बचा, ई और प्लस आ। इन दोनों को मिला के बोलो क्या निकलता है मुंह से, बोलो बोलो। इन दोनों को अगर मिला के बोलते हैं तो या निकलता है ना,
इसीलिए हिंदी में या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धस्वर। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो या निकलता है ना, या। तो इसीलिए इन दोनों को मिलाने पे या शब्द बन जाता है, या ये बनता है। ठीक है, ये आधा या बनता है। अब इसमें देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि दोनों को काट के जो नया बने उसे बना दिया जाता है, लेकिन जो यण संधि है इसमें पहले वाला शब्द जो है ये आधा या बन जाएगा। अगर ई है तो, उ है तो क्या बन जाएगा? आधा वा। उसके बाद में जो भी मात्रा रहेगी वही मात्रा इसमें लग जाती है। इसीलिए अब जैसे इति है तो हमने क्या लिखा? इत हो गया हमारा, क्या हो गया? इत। आधा का हो गया ना, तो इसलिए आधा का लग गया। और जो हमारी ई की मात्रा थी वो बदल के किस में बदल गई है? या में। तो ये आधा या बन गया। अब देखो, तो आप लोग को ये समझना चाहिए कि जो पूरा का रहता है ये कैसे आधा बन के इसमें जुड़ जाता है। आधा इसमें बन के जुड़ जाता है क्योंकि इसके बाद जो ई थी वो स्वर में नहीं बदली है, वो किस में बदली है? व्यंजन में। और आपको मैंने बताया था कि जब भी स्वर हट जाएगा किसी भी वर्ण से तो वो व्यंजन क्या हो जाएगा? आधा व्यंजन हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये जो ता था ये आधा का हो गया और ये या हो गया पूरा। और इसके बाद या के बाद कौन सी मात्रा है इसमें? आ। तो ये मात्रा इसमें लग जाएगी और ये इत्यादि ऐसे बनता है। इत्यादि समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, समय भी बहुत पर्याप्त हो गया, बंद करते हैं फिर कभी। ठीक।